नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड राज्यपाल गुरमीत सिंह का अल्मोड़ा दौरा, जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक समेत सभी अधिकारियों के साथ किया मंथन, तो भूतपूर्व सैनिकों के साथ बैठक कर स्वयं सहायता समूह की प्रदर्शनी का किया अवलोकन। उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक हरीश धामी बगावती मोड़ पर, सोशल मीडिया पर 10 विधायकों के कांग्रेस छोड़ने की खबर से मचा बवाल। कांग्रेस नेताओं ने किया खबरों का खंडन। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी में गुटबाजी से किया इंकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर लगाया विधायक की खरीद फरोख्त का आरोप। कहा, चुनाव लड़ने के लिए खाली कराना चाहते हैं सीट। उत्तराखंड के आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए सरकार अलर्ट। डीजीपी अशोक कुमार ने ऋषिकेश में सभी अधिकारियों, यातायात निरीक्षकों और थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू। 31 मई तक सभी सरकारी केंद्रों पर होगी खरीद। किसानों को मिलेंगे 2015 प्रति क्विंटल के भाव। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड राज्यपाल गुरमीत सिंह अल्मोड़ा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ बैठक की। उसके बाद उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के साथ बैठक की और साथ ही स्वयं सहायता समूह की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जनपद बागेश्वर में कुछ होनहार किसानों ने अपने बलबूते कीवी, ट्राउट, स्ट्रॉबेरी उत्पाद उद्यान, पाली हाउस, शिक्षा, ई ऑफिस सहित अन्य क्षेत्र में अभिनव कार्य किए गए, जिसकी राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने प्रसन्नता भी व्यक्त की है। सिंह ने कहा कि बागेश्वर में कृषि उद्यान, नेचुरल व ऑर्गेनिक कृषि के साथ ही धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। इन्हें बढ़ावा देना चाहिए ताकि पलायन को भी रोका जा सके। उन्होंने जिलाधिकारी विनीत कुमार को रिवर्स पलायन, नेचुरल एवं ऑर्गेनिक कृषि, महिला स्वयं सहायता समूहों को और सुदृढ़ करने, सैडो एरिया में मोबाइल कनेक्टिविटी एवं डिजिटाइजेशन कार्य करने वालों को चिन्हित करने के निर्देश दिए और जिला योजना, राज्य सेक्टर व केंद्र सेक्टर योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। और आज मैं बागेश्वर में आके बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि जिस प्रकार आपने कहा संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज, जो मौका है वो अनरिस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड है। मैंने जिस प्रकार आज बहुत डिटेल ब्रीफिंग लिया, जो डीएम साहब, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं और जो पुलिस वाले हैं, उनसे बहुत विस्तार में मैं जानना चाहता था कि बागेश्वर में वो क्या चीज़ है जो अलग है, और सच कहूँ तो बहुत कुछ अलग है। और यहाँ पर जो सबसे खुशी मेरे को हुई है कि जिस प्रकार से एक इवेंट्स का टर्न हुआ है, एक पैशन का टर्न हुआ है, और वो भी तब हुआ है जब कोविड महामारी का समय चल रहा था। अभी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बागेश्वर के अंदर में है कि जिस प्रकार से कीवी का प्रोडक्शन है, जिस प्रकार से
ट्राउट प्रोडक्शन है, जिस प्रकार से स्ट्रॉबेरी का उत्पादन है और जिस प्रकार से उसी समय के अंदर में ई ऑफिस का एक जो प्रचालन किया है, जो यहाँ पर किया है, इससे मैं सोचता हूँ कि ये स्थिति एकदम बदल जाएगी। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान ऋषिकेश में डीजीपी अशोक कुमार ने जनपद के सभी अधिकारियों, यातायात निरीक्षकों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजधानी देहरादून में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती करने के निर्देश भी दिए और 4 धाम यात्रा के मद्देनजर ऋषिकेश में एक यातायात निरीक्षक भेजने की बात कही। वहीं अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई और पार्किंग के लिए नए स्थान चिन्हित कर जल्द से जल्द पार्किंग की व्यवस्था बनाने, मसूरी, ऋषिकेश और पर्यटक स्थलों पर जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। व्यवस्थाओं के लिए 2 बार बैठक करने के बाद गढ़वाल कमिश्नर ने इस बार बीटीसी परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लेकर उन्हें व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्य रूप से गढ़वाल कमिश्नर का फोकस पार्किंग और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर रहा। आज 4 धाम यात्रा को लेकर पुनः जो संबंधित विभाग हैं उनके साथ बातचीत हुई है, जिसमें पर्यटन है, यूकाडा है, स्वास्थ्य विभाग है, परिवहन विभाग है और प्रशासन के अधिकारी हैं। तो व्यवस्थाओं को लेकर ही बातचीत हुई है कि किस प्रकार आगामी जो 4 धाम यात्रा है उनको सुव्यवस्थित करें। मुख्यतः जो परिवहन को लेकर इश्यूज़ हैं उन पर बातचीत हुई है। वाहनों की क्या स्थिति है, पंजीकरण की क्या स्थिति है, काउंटर जैसे पिछली बैठक में हुआ था कि इस वर्ष काउंटर बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि अधिक भीड़ आएगी। इसी तरह से पर्यटन का जो पंजीकरण है उसके यहाँ पर काफ़ी व्यापक व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा बॉर्डर्स पे भी पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है ताकि अधिक से अधिक यात्री उसमें पंजीकरण करवाएं। और इसके अलावा पेयजल की जो सुविधाएँ हैं, रात्रि में यदि यात्रियों को कोई विश्राम करने की आवश्यकता पड़े वो है, और विशेषकर ऋषिकेश में जो पार्किंग है उसको लेकर भी आज। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों राजनीति का माहौल गर्मा रहा है, जहां एक और कांग्रेस में गुटबाजी और तमाम विधायकों की पार्टी से इस्तीफे देने की चर्चाएं जोरों पर है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने एवन टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पार्टी में चल रही अंतर्कलह पर स्पष्टीकरण दिया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने में माहिर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधायकों की सीट को छोड़कर कांग्रेस के विधायक की खरीद फरोख्त करके उपचुनाव में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी की मानसिकता लोकतंत्र पर हावी है। साथ ही अपने विधायकों की नाराजगी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, सभी से बात करके पार्टी में समन्वय बैठाने की कोशिश की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज 2 बड़े मुद्दों को लेकर के आपने प्रेस वार्ता की है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? सत्ताधारी पार्टी पर जोरदार प्रहार आपका आज रहा है। देखिए, प्रहार की बात नहीं है, मेरी जिम्मेदारी का मैं निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रदेश में एक मुखौटा दिखाया जा रहा है लोगों को कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने जा रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं हो रहे तो मुख्यमंत्री जी किन विषयों की जांच कराने की बात कर रहे हैं? आज पहले उन्होंने कोऑपरेटिव पे जांच बैठाई, आज उन्होंने आयुर्वेद पे जांच बैठाई है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की उस पर जांच बैठाई। इसका मतलब कहीं देयर वाज ब्लैक एंड बॉटम। पूर्ववर्ती सरकार भी तो उन्हीं की थी, 2017 से 22 तक सरकार उन्हीं की थी, उसी की जांच उन्होंने आज बैठाई है। कोऑपरेटिव में जो मामले हैं, ये जांच भर्ती है, वो इस काल के और पिछले काल के ही हैं। तो उन्हीं की सरकार ने तो घोटाले किए हैं, तो काहे का और भ्रष्टाचार मुक्त का जो मुखौटा पहन रहे हैं उनको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर किसी को बर्खास्त करते हैं,
किसी को जेल में डालते तब मैं मानूंगा कि वो सच बोल रहे हैं, नहीं तो केवल जनता को बरगलाने का, मेरे को आज तक ये लगता है कि जनता को बरगलाने की कोशिश है। बिल्कुल सर, अनायास ही जो है जांचों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब से आपके नाम की घोषणा हुई है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, तो प्रीतम सिंह जी और कहीं ना कहीं 10 विधायक उनके साथ कुछ नाराजगी जता रहे हैं, क्या ये अफवाह सही है? देखिए, मुझे तो आज भी चाय पे बुलाया था प्रीतम सिंह जी ने, मैं सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक उन्हीं के पास था, और उनके नेतृत्व में कैसे हो जाएंगे? उनने तो, वो तो सबको साथ लेने वाले चलते हैं, मैं भी तो उन्हीं के नेतृत्व में हूँ। कौन ऐसा है जो, प्रीतम सिंह जी हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, हम तो उनके जूनियर हैं, तो हम सभी तो उनके नेतृत्व में हैं। हम हरीश रावत जी के नेतृत्व में हैं, हम गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में, हरक सिंह जी के नेतृत्व में, मेरे तो सब सयाने हैं। और हर विधायक देखिए जो चुन के आए हैं, या तो उनमें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म ऐसे हैं, सबके अपने पारिवारिक संबंध हैं भाई। और मेरे को लगता नहीं है, क्या उन्होंने ये कहा मैं पार्टी छोड़ा, कहा क्या? नहीं, मुलाकातें इस प्रकार की बताती हैं कि बताओ, बीजेपी के लोग मुलाकातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी मंत्रियों के विभागों की जांच करे, तो मैं ये कहूँ कि धन सिंह और मुख्यमंत्री में जो है मुख्यमंत्री के पद का झगड़ा था। बीजेपी, सुनिए आपके प्रश्न का उत्तर, क्या मैं ये रूप मैं भी दे सकता हूँ, या आप भी, क्योंकि आप नहीं देंगे मुझे पता है, मैं तो दे सकता हूँ कि धामी में और धन सिंह में जो है वो मुख्यमंत्री के पद की झगड़ा था, और धामी बाजी मार गए। अब उनको लग रहा कि मैं आगे मतलब खतरा में इसको निपटा दूं, मैं ये रूप भी दे सकता हूं, लेकिन मैं उसको वो रूप नहीं देना चाहता। अच्छा, बीजेपी सार्वजनिक मंचों से ये ऐलान भी कर रही है कि 47 जनता ने दिए हैं, 48 वह हम लेकर आने वाले हैं, किस प्रकार से? देखिए, मैंने ये बात पहले भी कह दी, ये लोकतंत्र की हत्या है। पहले आप ही लोग, मैं यही तो कह रहा हूँ कि पत्रकारों को भी क्या होगा, मैं तो साफ कह रहा हूँ कैमरे पे, पहले पत्रकार कहते थे कि खरीद फरोख्त हो गई, घोड़ा खरीद लिया, गलत हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही। आज पत्रकार उसको देखता है कि 1 रन और मार दिया। भाई, लोकतंत्र वो आदमी एक पार्टी का मैंडेट लेके, मैनिफेस्टो लेके लोगों पे उस पार्टी के सिंबल पर वोट मांग के आया, आप उसको खरीदने की बात कर रहे हो, तो आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। पहले तो जो मुख्यमंत्री या किसी ने ये कहा है उससे प्रश्न होना चाहिए, क्या आप लोकतंत्र पर विश्वास करते हो नहीं करते हो? ट्रेंड बन गया, उन्होंने कहा गोवा में मैंडेट नहीं मिला, इतने विधायक हमने बगल के खरीद लिया, हमारे बना रही सरकार, और आप लोग उसको महिमा मंडित कर रहे हो, ये शर्म है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल है कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण वक्त में आपको जिम्मेदारी दी गई है, इससे पहले भी आपने कई ऐसे बड़े भ्रष्टाचारों के मुद्दे सरकार के समक्ष रखे हैं, घेरने का काम भी किया है, आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी विपक्ष में रहते हुए, किस प्रकार से सरकार को घेरने का काम करेंगे? भाई, मैं लगातार कह रहा हूँ, मेरे को कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है, उनको इज्जत बख्शनी है, वो अगर ठीक हो जाएंगे सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या है, मैं इसको निश्चित ही चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ। अगर सब कुछ समान नहीं होता तो करण मेहरा की पहचान कैसे बनेगी? मेरे को जो चुनौतियां हैं उनको अगर मैं पार पाके पार्टी को मजबूत कर पाऊंगा तो मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी अपने को साबित करने की कि मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, तो मैं उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा से हमारी खास बातचीत हुई है। इस दौरान काफ़ी बड़े मुद्दों पर उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी है। पार्टी के अंदर जो गुटबाजी को लेकर के अफवाहों का बाजार गर्म है, उसको लेकर के भी यहाँ पर करण मेहरा स्पष्टीकरण देते हुए नजर आए हैं और कहा गया है साफ तौर पर सबसे बातचीत करके समन्वय बनाने की कोशिश की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आजाद सिंह के साथ मैं अरशद खान, A1 TV, देहरादून। उधम सिंह नगर के जसपुर में सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है और 31 मई तक खरीद जारी रहेगी। तो वहीं किसान अब धीरे धीरे अपना अनाज सीधे मंडी लेकर पहुंच रहे हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार गेहूं के दाम में 40 रुपए की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। खाद्य अधिकारी का कहना है कि इस बार 3 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें निर्धारित मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय किए गए हैं। जसपुर में खाद्य विभाग के 3 क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिन पे 6 तारीख 6/4/2022 से अभी तक 11 किसानों का लगभग 572 कुंटल गेहूं खरीदा जा चुका है, क्रय किया जा चुका है उनका। जो लक्ष्य मिला है 35,000 कुंटल का दिया गया है जसपुर केंद्र को गेहूं खरीद के सापेक्ष। पिछली बार की अपेक्षा इस बार मार्केट रेट गेहूं के हाई हैं। तेज होने के कारण, मार्केट रेट तेज होने के कारण
किसानों का रुझान क्रय केंद्र पर कम प्रतीत हो रहा है इस बार। काशीपुर में गर्मी पड़ने की वजह से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच रहा है, जिसे लेकर कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी ने बताया कि करीब 1 हेक्टेयर में गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। साथ ही किसानों से अनुरोध किया है कि खेतों में जो गेहूं की फसल है उसका गर्मी के कारण गेहूं का दाना छोटा होता जा रहा है, इसलिए गेहूं पकने के साथ तुरंत गेहूं का कटान कर ले, अन्यथा ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो प्रजाति है वो HD 3286 है। और इस बार हमने देखा है कि जो लगातार बरसात हुई बीच में और उसके बाद से अचानक गर्मी बढ़ गई। अब पिछले 15-20 दिन में इतनी भयानक गर्मी पड़ी है, उसकी वजह से जो दाने का साइज़ है हमारा वो छोटा हो जा रहा है। और क्योंकि ये फोर्स्ड मैच्योरिटी, क्योंकि अभी इसको पकना तो थोड़ा बाद में था, लेकिन एकदम से गर्मी पड़ने से ये एकदम से पकने की अवस्था में आ गई है। और उससे हम ये अनुमान लगा रहे हैं, कम से कम जो है 1 एकड़ की बात करेंगे तो कम से कम 1 क्विंटल जो है उपज में नुकसान होने का अनुमान लगा रहा है इस बार। और केवल जो हमारी ये जो है अचानक से बहुत ही गर्मी पड़ी है इस कारण। तो क्या माना जाए कि किस तरीके से जो है इसकी पूर्ति की जा सकती है? अब पूर्ति तो ये है कि नुकसान तो हो ही गया। ये जो वातावरण चेंज हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लगातार बरसातें हो जा रही हैं, फिर एकदम से तापमान बढ़ जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज ही है। तो हमको ऐसी जो नैनीताल के पंत पार्क में बैंड स्टैंड समीप बने लाखों की लागत से बनाए गए चिल्ड्रन पार्क का नगरपालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने पार्क का उद्घाटन किया। पार्क में बच्चों के लिए कई तरह के आकर्षक झूले भी लगाए गए हैं, जिसमें नैनीताल आने वाले पर्यटकों के साथ ही स्थानीय बच्चे पार्क में आनंद उठा सकेंगे। इससे पूर्व आपने देखा नैनीताल में कहीं बच्चों को खेलने की जगह नहीं थी, और इसी मुहिम को देखते हुए हिलदारी से हमने आग्रह किया था कि आप एक यहाँ पर प्लांट सेटअप करें, पार्क सेटअप करें जिसमें बच्चे खेल सकें। और पार्क इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप किया है। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ भी यहाँ पर झूले लगाए गए हैं और बच्चों को बताया भी गया कि वेस्ट को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं आगे को। जैसा पीछे डायग्राम देख रहे हैं, जैसे डाइपर है, डाइपर को कैसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ये पूरा एक्सपीरियंस में किया है। झूले हमने यहाँ पर सेटअप किए हैं। और आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना जो हम सुबह जॉब करते हैं, वॉक करते हैं, उनके लिए हम शीघ्र ही ओपन जिम भी लाने जा रहे हैं। हल्द्वानी के बेल बसानी से पटवा डांगर तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 32 किलोमीटर की सड़क बन रही है, जिसका कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। रावत ने कहा कि 2012 में सड़क अलग अलग पार्ट में स्वीकृत हुई है, जिसमें वन विभाग द्वारा कुछ आपत्तियां थी, जिसके चलते सड़क निर्माण में देरी हो गई है। अब इस पर एक बार फिर से तेजी के साथ काम शुरू हुआ है। इस सड़क मार्ग में 4 पुल निर्माणाधीन है, जिनका काम जारी है। देखिए, बहुत पुरानी सैंक्शन रोड है और 2012 में सैंक्शन थी, अलग अलग स्टेज में सैंक्शन हुई है। और पूर्व में कुछ फॉरेस्ट में अलाइनमेंट को लेके इसमें देरी हुई थी, लेकिन उसके बाद काम इसमें शुरू हुआ है। तो करंट स्थिति इसकी ये है कि 4 ब्रिजेस ऐसे हैं जो अभी निर्माणाधीन हैं। कहीं पर रिवेटिंग का काम हो रहा है, एक जगह अबटमेंट का काम हुआ है, आगे इरेक्शन होना है। तो जितने भी ब्रिजेस हैं उन सबकी डेडलाइन तो जून एंड तक की डिसाइड की गई है। उसके बाद कुछ हिस्सों में आपके क्रॉस ड्रेनेज के वर्क्स बचे हुए हैं, जिनकी डेडलाइन मई 15 तय की गई है। और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें आपके जो G3 के काम है और उसके बाद डामरीकरण के वर्क्स हैं, इनको करना तय हुआ है और बाय द एंड ऑफ अक्टूबर तो हम इसे कंप्लीट कर। हल्द्वानी नगर निगम द्वारा लगातार अतिक्रमण पर प्रहार किया जा रहा है, तो दूसरी ओर नगर निगम द्वारा शहर को चमकाने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। नगर निगम सभागार में विकास की रूपरेखा बनाने के लिए USDA और संबंधित अधिकारियों के साथ मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने बैठक ली और शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर योजनाओं का खाका तैयार करने के निर्देश दिए। आप सबको विदित ही होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हल्द्वानी आगमन पर 2025 करोड़ रुपए इस शहर के सांकेतिक विकास के लिए दिए गए थे और ये ADB वित्त पोषित है। और आज इसी संबंध में एक कार्यशाला USDA और सभी कार्यदायी संस्थाएं और नगर निगम के सभागार में ये बैठक कार्यशाला आयोजित की जा रही है। और शहर के इंटीग्रेटेड
डेवलपमेंटल अप्रोच के लिए, सांकेतिक विकास के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। आज ये सांकेतिक विकास को लेकर सारा विषय इसमें आना है, सारा विषय आना है। सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, कंसल्टेंट्स भी हैं और UUSDA भी है, साथ में आपके PWD है, जल संस्थान है, जल निगम है और फॉरेस्ट के भी अधिकारी बुलाए थे। तो लगभग आज एक अच्छा विचार मंथन यहाँ पर चलेगा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के पद पर हुई ताजातरीन तैनातियों के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की चिंगारी सुलगती दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर सुलग रहे इस असंतोष के बीच सियासी हलकों में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। राजनीतिक हलकों से खबरें आई कि आलाकमान के फैसले से नाराज पार्टी विधायकों का एक गुट बैठक कर सकता है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस खबर का खंडन किया है। वहीं जिलों से कार्यकारिणी के इस्तीफे की भी खबर आती रही। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में कांग्रेस के 10 विधायकों के पार्टी छोड़ने की खबर तेजी से वायरल हुई। इसके बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी विधायकों से संपर्क कर असल स्थिति जानने की कोशिश की। इसके बाद अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेताओं ने ऐसी कोई खबर होने से इनकार किया। दरअसल कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के पद पर हुए चयन को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। खटीमा के झंकट क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा है और नियमों को ताक पर रखकर निर्धारित सीमा से अतिरिक्त ट्रैक्टर ट्रॉली, डंपर, जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है और निर्धारित मात्रा से अधिक मिट्टी खनन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अनुमति लेने वाले के द्वारा 200 घन मीटर मिट्टी खनन के लिए 2 दिन की अनुमति ली गई थी, लेकिन उसकी आड़ में कई ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही डंपर, जेसीबी से 200 घन मीटर से ज्यादा अवैध रूप से मिट्टी खनन का कार्य किया जा रहा है। जसपुर के कासमपुर गांव में गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन सूचना के करीब 5 घंटे बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जहां वन विभाग टीम को ग्रामीणों का आक्रोश झेलना पड़ा। वहीं मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया गया और गुलदार का रेस्क्यू किया गया और पिंजरा भी लगाया जाएगा। नाम शीशराम सैनी है और ये ग्राम कासमपुर के निवासी हैं। आज सुबह लगभग 5:30 बजे अपने खेत में गेहूं काटने गए थे, तभी वहां अचानक एक गुलदार ने इन पर हमला किया। गुलदार ने इनके गर्दन पे पीछे से वार किया। ये किसी तरह से आप गुलदार से छूट कर भागे और तभी इन्होंने अपने परिवार को बुलाया कि गुलदार ने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन तभी ये उस समय गिर गए। रहा होगा गुलदार के हमले का और इनको बताने का मतलब गेहूं काटने के लिए जा रहे थे तो गुलदार ने अटैक किया है, तो वो एक्सपायर हो गए। लेकिन जो है डेड बॉडी के प्रथम दृश्य मुझे मैंने डेड बॉडी को देखा तो उसमें कोई निशान ऐसा मुझे लगा नहीं है। इसकी हम जाँच करवा रहे हैं, हमारी जो डिपार्टमेंट की मेडिकल टीम आकर जाँच करेगी। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के टांडा महतोली में अज्ञात 5 बदमाशों द्वारा ड्राइवर को बंधक बनाकर ट्रैक्टर ट्रॉली लूटने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है और 4 बदमाशों को धर दबोचा, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। आरोपियों के कब्जे से 2 देसी तमंचे, 315 बोर और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर लूट में शामिल कार सहित ट्रैक्टर ट्रॉली को मुजफ्फरनगर से बरामद किया गया। टांडा महतोली जो लक्सर थाने का ही एक चौकी है, उसमें ये ज्ञात हुआ था कि एक इशरार पुत्र इकबाल जो मंगलौर क्षेत्र का रहने वाला था, इसका ट्रैक्टर लूट की घटना इसका में हुई थी। इंस्पेक्टर लक्सर ने इसको त्वरित संज्ञान में लेते हुए मूल धाराओं पर इस पर मुकदमा कायम किया था, पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जो चीज़ें प्रकाश में आई थी, इसको तुरंत जो है 365, 394 में इसको तरमीम किया गया। सीओ लक्सर और इनके द्वारा तुरंत एक टीम की बनाते हुए इस पर जो भी इस तरीके की घटनाओं में लोग शामिल रहे हैं, इस पर कार्रवाई की गई और पता रस्सी सुराग रस्सी के जरिए इसमें मैं कहना चाहूँगा कि 2 हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं, इनके द्वारा एक बहुत ही बढ़िया काम किया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।